नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स में हूं पल्लवी। बाजार में आज ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हावी हो गई। आज भारतीय बाजारों की शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बाजार टिक नहीं पाए। इंट्राडे में हालांकि सेंसेक्स और बैंक निफ्टी दोनों ने रिकॉर्ड दर्ज हुआ। वहीं निफ्टी फ्यूचर्स भी 9700 के पार हो गया। आखिरी घंटों में बिकवाली हावी हुई। दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुआ बाजार। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बिकवाली का असर देखने को मिला। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट बंद हुए। अगर सेक्टोरली देखें तो तेल, गैस, मेटल, कैपिटल गुड्स, रियल्टी और पीएसयू बैंकों में सबसे ज्यादा कमजोरी देखने को मिली। वहीं डेयरी, जेपी ग्रुप और फाइनेंस कंपनियों के शेयर में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा ज्यादा कर्ज वाली कंपनियों के शेयर में भी जोरदार तेजी देखने को मिली है। आज के एफआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो एफआईज की 3 दिन की बिकवाली के बाद आज खरीदारी का आंकड़ा सामने है। 192 करोड़ की कैश में खरीदारी की। वहीं डीआईएस की तरफ से कल की बिकवाली के बाद आज खरीदारी होती हुई दिखी। 455 करोड़ की कैश में खरीदारी हुई है। बाजार के कुछ बड़े एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं और कौन से सेक्टर पर दाव लगा रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। आई थिंक जो अभी मार्केट की करंट स्थिति है उसके साथ साथ हम इसेंशियली बॉटम अप स्टॉक पिकिंग पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आई थिंक एट द मार्जिन हमें लगता है कि देर आर सर्टन रीजंस टू बिलीव कि थोड़ा रूरल रिकवरी जो है और रूरल कंजम्पशन है वो शायद थोड़ा आगे जाके थोड़ा और मजबूत हो सकता है, स्पेशली इफ मानसून्स बिकम गुड। आई थिंक थोड़ा पर्वर्स तरीके से लॉजिक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये थोड़े वहाँ फार्म वेवर्स के साथ कुछ हद तक जो कंजम्पशन कैपेसिटी है वो रूरल एरियाज़ की थोड़ी बढ़ेगी, और उसके चलते हुए मुझे लगता है कि सम ऑफ द रूरल रिलेटेड बिजनेसेस उनके लिए शायद आने वाले 12-18 महीने शायद अच्छे हो सकते हैं। हमें पावर सेक्टर में एक्चुअली ट्रांसमिशन स्पेस पे ज़्यादा उम्मीद है, और वहाँ पे हमने कुछ हद तक हमारे पोर्टफोलियो में एक्सपोजर लिया हुआ है। वो एक अच्छा खासा सेक्टर हमें दिखाई दे रहा है फ्रॉम बोथ अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव एज वेल एज कि वहाँ पे मतलब क्वालिटी कंपनीज है जहाँ पे वी डोंट हैव एनी इश्यूज इन टर्म्स ऑफ डेट या लेवरेज इन द बैलेंस शीट्स। तो आई थिंक दैट इज़ वन स्पेस। और कुछ हद तक ट्रांसमिशन स्पेस इज वन ऑफ द सेगमेंट्स इन द पावर सेक्टर जहाँ पे वी आर रिलेटिवली मोर पॉजिटिव। ऑलराइट, तो ताहिर बादशाह को सुन रहे थे आप, और उन्होंने पावर सेक्टर को लेकर भी जो उनका आउटलुक है वो शेयर किया। आज के एक्सपर्ट आशीष चंदानी हमारे साथ मौजूद हैं। गुड इवनिंग आशीष। मार्केट्स में आज जो फर्स्ट हाफ की पिक्चर थी वो सेकंड हाफ से बिल्कुल अलग थी। हमें लग रहा था कि शायद 9709 का जो रिकॉर्ड हाई है वो भी आज क्रॉस हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हावी हो गई और क्लोजिंग फ्लैट रही है। कल के लिए किस तरह का मोमेंटम आप देखते हैं, क्योंकि कल शुक्रवार है तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, हफ्ते का आखिरी कारोबारी हफ्ता होगा। कैसा ट्रेंड रह सकता है? निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट क्या मानते हैं आप? देखिए, आप आज का और कल का मार्केट दोनों देखें तो मेरे ख्याल से दोनों बहुत वॉलेटाइल थे। आज एक समय पे आपने बिल्कुल सही बोला, 97 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, बट ऑफ लेट मार्केट में जो करेक्शन आया, मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुआ, तो स्लाइट नेगेटिव दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में बेस्ट स्ट्रेटेजी अवॉइड करने की है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट दोनों तरफ की रेंज को टच कर रहा है। तो ऐसे मार्केट में आपके टारगेट स्टॉप लॉसेस दोनों तरफ के ट्रिगर हो रहे हैं। तो अभी अगर एक आम निवेशक या एक रिटेल ट्रेडर अगर एंटर करना चाह रहा है तो मेरी सलाह ये है कि अभी थोड़ा अवॉइड करे जब तक मार्केट एक क्लियर कट ट्रेंड ना दिखा दे। सपोर्ट्स की हम बात करें, 9580 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे अगर जाता है तो मुझे लगता है एक बहुत फियर्स सेलिंग आ जाएगी, और रेजिस्टेंस एक 9703 के आसपास का बना हुआ है, उसके ऊपर मुझे लगता है फ्रेश बाइंग इमर्ज होगी। तो ये करीब 100-125 पॉइंट की रेंज है। अगर इस रेंज में मार्केट है तो मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। जी, चलिए कुछ दर्शकों के सवालों को भी शामिल करेंगे। पहले तरीका बता दें किस तरह से आप जुड़ सकते हैं। अगले आधे घंटे टोल फ्री लाइंस खुली हैं, आप हमें फोन करिए, फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक पर जी बिजनेस के पेज पे जाके भी आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सवालों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। फोन लाइन पर मणि शंकर इस वक्त लाइव दर्शक हैं बिहार से। मणि जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? गुड इवनिंग मैम, मैंने सुमित इंडस्ट्रीज लिया है 39.50 के हिसाब से। कितना टाइम रख सकते हैं इसमें अभी? 3 से 6 महीने मैम। ठीक है आशीष, 3 से 6 महीने अगर ये रुकते हैं, इनकी खरीद 39.50 की है, क्वांटिटी है 300, कहाँ तक जा सकता है और क्या करना चाहिए इनको अभी? देखिए, स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज में ऑलमोस्ट आप देखें पिछले अभी ऑलमोस्ट 1 साल से थोड़ा सा कम हुआ है जब ये इस रेंज में आके अटक गया है। ये स्टॉक ऑलमोस्ट 39-40 के लेवल तक जाता है, वहां से रिट्रेस होके 28-29 रुपए पे सब लेता है। इनको मैं सलाह यही दूंगा कि इसको सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यूज करें, इनको कहीं 42
43 के आसपास अगर लेवल मिलता है, 40 to 43 की रेंज में कहीं भी मिलता है, मेरे ख्याल से एक बार एग्जिट हो जाए, जब तक इस स्टॉक में क्लियर का ट्रेंड नहीं इमर्ज होता। क्योंकि आप देखिए स्टॉक कुछ टाइम पहले 14-15 रुपए का स्टॉक हुआ करता था ऑलमोस्ट अगस्त 2016 में, और वहां से नवंबर तक ये आकर के 42 रुपीज हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन रेंज में अटक गया है। तो प्राइस वाइज और टाइम वाइज इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है। तो अगर ये कुछ इनको कहीं तेजी मिलती है, और चूंकि इनकी कॉस्ट ज्यादा दूर नहीं है, तो कॉस्ट के थोड़ा सा ऊपर भी अगर इनको मिलता है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपना के किसी ऐसे स्टॉक में एंटर करें जिसमें ट्रेंड क्लियर कट इमर्ज हो रही है। जी, तो सुमेध इंडस्ट्रीज फिलहाल आपकी खरीद से काफी नीचे है, 39 पर आपने खरीदा है, 31 पर आज क्लोजिंग हुई है। आज गिरावट भी थी ओवरऑल मार्केट में क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ पर 0.1% की कमजोरी के साथ क्लोजिंग रही है। फोन लाइन पर हमारे साथ सुनील है गुजरात से। गुड इवनिंग सुनील, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? सर टीवी का वॉल्यूम आप प्लीज म्यूट कर दीजिए, फिर अपना सवाल पूछें। हेलो जी, बताइए कौन सा स्टॉक है? मेरे पास टाटा मोटर्स 50 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 465। ठीक है, एंड कितना टाइम दे सकते हैं आप? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स दे सकते हैं। आशीष, यहाँ पर भी 6 मंथ्स का व्यू लेकर चल रहे हैं, नुकसान में है टाटा मोटर्स, क्या कर सकते हैं? देखिए टाटा मोटर का जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो थोड़ा स्लाइड नेगेटिव आ चुका है। जब से 470 475 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्टॉक ने पिछले कुछ हफ्तों में इसको कई बार टेस्ट किया उस जोन से, और वहां से रिट्रेस होना चालू हो गया है। मैं इनको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि पोजिशनल बेसिस पे है। 431 का एक स्टॉप लॉस में दूंगा, उसके साथ ये होल्ड करके रखे। अगर 431 क्लोजिंग बेसिस पे ये स्टॉक ब्रीच कर देता है तो मुझे लगता है 380-360 तक के लेवल भी टच कर सकता है। तो स्टॉप लॉस के साथ अभी तो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी होल्ड ऑन करने की सलाह है। इनफैक्ट आज तमाम कर्ज वाली कंपनियां फोकस में थी, और इस बीच खबर भी आ रही है भूषण स्टील के संदर्भ में। कंपनी पर आपको बता दें 47,000 का कर्ज है, और जो आरबीआई ने सूची जारी की थी उनमें से एक थी भूषण स्टील। सूत्रों के हवाले से अब यह खबर है कि एनसीएलटी में भूषण स्टील का नाम भेजा जाएगा, और बैंक्स मामले को अब एनसीएलटी के जरिए निपटाएंगे। मेरे कलीग ब्रजेश भी मौजूद है इस खबर पर पूरी जानकारी लेकर। ब्रजेश, कई सारी कंपनियों के नाम थे जिसमें से भूषण स्टील था, तो अब इसका तो फाइनल हो गया कि इसे एनसीएलटी में भेजा जाएगा। आगे की प्रक्रिया कैसी होगी, क्या डिटेल्स है आपके पास? बिल्कुल, जो लीड बैंकर है, यानी आगे की प्रक्रिया ये होगी कि करीब 47,000 करोड़ का जैसा लोन था और एसआर स्टील का नाम आया था, तो करीबन 2 ही अकाउंट में 1 लाख करोड़ का मतलब लोन जो फंसा हुआ हो रहा था, ये बड़े अकाउंट कर सकते हैं। और इसमें आगे की प्रक्रिया ये होगी कि जो लीड बैंकर है वो बाकी जो बैंक है इसमें जिन लोगों ने भूषण स्टील को लोन दिया हुआ था, उन बैंकों की सहमति के साथ एक एप्लीकेशन तैयार करेगा, और जो लीगल टीम जो है बैंक लीड बैंक यानी एसबीआई की, इसमें वो एनसीएलटी को एप्लीकेशन भेजेगी, और उसके बाद एनसीएलटी जो है इसमें एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करेगा, और उसके बाद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के हाथ में कंपनी जाएगी, और उसके बाद आगे का वो जो पूरा प्लान है कि उस कंपनी को कैसे चलाना है, क्या करना है, उसका पूरा एक खाका तैयार होगा। और अगर ये प्रक्रिया नहीं निपट पाती है किसी तरह से 6 महीने में, या एक अगर कोई वाजिब वजह है तो उसके बाद उसको एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है। इसके बाद भी अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो फिर लिक्विडेशन का रास्ता है, तो वो इस तरह से पूरी प्रक्रिया जो है आगे बढ़ेगी स्टील के मामले में। और ऐसी दूसरी भी जो कंपनियां जिनमें इस तरह की दिक्कत है, इस तरह का ये रास्ता अपनाया जाएगा। भूषण स्टील के अलावा ब्रजेश, क्या और कोई नाम है जिन पर जल्द ही फैसला हो सकता है? देखिए, नाम तो 12 में से अगर कहेंगे तो जो बड़े नाम आ चुके हैं, जैसे लैंको का एक आ चुका है, पहले हो चुका है। इसके अलावा मोन्टेस आया था, एसआर स्टील के बारे में काफी प्रस्ताव जो है एनसीएलटी को भेजने के बारे में बैंक सहमति बना चुके हैं। 4 ये जो परिणाम है तो ये हो चुके हैं। इसके अलावा जो एबीबी शिपयार्ड का एक मामला बनता है, इसके अलावा भूषण स्टील एंड पावर एक और कंपनी है ग्रुप की, तो उस पर भी बैंकों को भी फैसला करना है। इसके अलावा तो कल बाजार की भी नजर रहेगी भूषण स्टील पर कि कल किस तरह से स्टॉक रिएक्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए लॉन्ग रन में इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव खबर है। हालांकि आज काफी प्रेशर था। शुक्रिया ब्रजेश पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। आशीष, भूषण स्टील की बात करें तो आज 10% तक की गिरावट इसमें देखने को मिली है। इस खबर को मार्केट कैसे लेगा? क्या इसमें कल कुछ पॉजिटिव टिक आ सकता है? आप कोई टारगेट्स इसमें देंगे? जो ऑलरेडी पोजीशंस बनाए हुए हैं उनके लिए क्या सजेशन होगा आपका? देखिए, अभी इतना फियर्स मोमेंट आ रही इन
इन स्टॉक्स में जितने भी रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही हैं कंपनीज, जितनी भी डिस्ट्रेस्ड एसेट को बैंक्स टेक ओवर कर रही हैं, उसके ऊपर जो भी कॉर्पोरेट एक्शन की हिसाब से, तो यहाँ पे अगर किसी के पास है और मुझे लगता है कहीं आपको मौका मिलता है एग्जिट करने का, तो जब तक ये चीजें सेटल नहीं हो जाए तब तक एग्जिट करना ही मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आपको थोड़ा बहुत लॉस भी हो तो इसमें इन स्टॉक से एक बार निकल के चलें। आप लैंको में देखें, इसी टाइप की स्टोरी हो रही है। वीडियोकॉन इंडस्ट्री एक और स्टॉक है, 100 रुपए से अभी शायद 20 रुपए आ गया है, लगातार नॉन स्टॉप लोअर सर्किट लगते हुए। तो यू नेवर नो कि व्हाट विल बी दी प्रोसेस, बिकॉज ये मेरे ख्याल से पहले कभी हुआ नहीं है जिस तरीके से बैंक्स एग्रेसिव होकर के और इनको टेक ओवर कर रही हैं। क्या वैल्यूएशंस मिलती है, नए प्रमोटर्स क्या आते हैं, प्रमोटर किस तरीके से कंपनी को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कितना टाइम लगता है, कोई बाय करना भी चाहता है कि नहीं, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि ऐसे स्टॉक्स में एंट्री करने की तो बिल्कुल सलाह नहीं। अगर आपके पास है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो या अगर लॉस भी आपको हो रहा है, तो मेरे ख्याल से जब तक न्यूज क्लियर नहीं हो निकलना ही बेटर है। तो कोई भी तेजी आप दिखती है तो एग्जिट कर लीजिए जो ऑलरेडी इसमें निवेशित है। इनफैक्ट जो ये तमाम 12 कंपनियां हैं उन पर 2 लाख करोड़ का आउटस्टैंडिंग डेट है, यानी कर्ज बहुत ज्यादा है। और ऐसे में स्टील पैक जो है, स्टील सेक्टर और इंफ्रा कंपनी सबसे ज्यादा इनमें ही एनपीए देखने को मिल रहा है। भूषण स्टील के अलावा लैंडको इंफ्रा, आलोक इंडस्ट्रीज, जेपी इंफ्रा जैसी कंपनी जिन पर भारी मात्रा में कर्ज है। तो खैर इस पर भी कल नजर बनी रहेगी, लेकिन कुछ दर्शकों के सवाल हमें मिल रहे हैं, उनको भी शामिल करते हैं। सुखविंदर जी जुड़ रहे हैं अमृतसर से। नमस्कार सुखविंदर जी, गुड इवनिंग। बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? सत श्री अकाल जी। जी नमस्कार। मेरे पास लॉरेंस लैब के 1000 शेयर है 208 के ऊपर। 208? हाँ जी, सॉरी 608। ओके चलिए ठीक है। 608 आपकी खरीद के आसपास ही है। कब से लिया हुआ है आपने? मेरे को तकरीबन 1 महीना हुआ, तो मैं 1 से 2 साल तक रुक सकता हूँ। तो मैं इसके फंडामेंटल और टारगेट्स वगैरह टेक्निकल क्या है उसके बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है, ऑल राइट। जान लेते हैं एक्सपर्ट से कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि फार्मा और जो मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई कंपनीज है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है इस तरह की कंपनीज को लेकर। लॉरेंस लैब्स इन पर्टिकुलरली, क्योंकि अभी इनके पास मौका है स्ट्रैटेजी चेंज करने का। 606 पर क्लोजिंग हुई है एनएसई पर और इनकी खरीद 608 रुपये की है, तो यानी आसपास ही है। चाहे तो ये स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं। आपकी तरफ से आशीष क्या सजेशन रहेगा, क्या करना चाहिए? अपने 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों से अभी काफी थोड़ा नीचे आ चुका है, 634 का इसका ऊपरी स्तर था। क्या करें, कोई भी तेजी दिखती है तो? नहीं, मेरे ख्याल से इनको होल्ड करने की सलाह है। उसके पीछे 2 रीजन है। एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब हम बाकी फार्मा स्टॉक्स में करेक्शन देख रहे थे, ये स्टॉक में एक ऑपोजिट डायरेक्शन आया और ऑलमोस्ट 400 रुपए का जो एक लेवल था इसका कुछ टाइम पहले, उससे 600 रुपए के लेवल पे आया। दूसरी चीज ये है कि स्टॉक में अभी एक इंपॉर्टेंट जो मूविंग एवरेज सपोर्ट्स है अभी उसको ब्रीच नहीं किया है, और बीच बीच में हम देखते हैं कि इसमें तेजी आती है, 2-4 दिन तक तेजी रहती है, फिर एक इसमें कूल ऑफ पीरियड आता है। तो एक हायर हाई फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं टेक्निकल लेवल पे बन रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी इनको होल्ड करने की सलाह है। अगर ये स्टॉक 632 के लेवल को क्रॉस करता है तो शायद हम 700 रुपए तक के लेवल भी इस स्टॉक में आप अगली बार देख सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर मैं इनको यहाँ पे देना चाहूंगा, क्योंकि फार्मा स्टॉक और स्टॉक्स जो फार्मास्यूटिकल से जुड़े हुए हैं, इसमें एक पर्टिकुलर न्यूज जो आती है वो बहुत 8-10%, 20% का भी एक करेक्शन लेके आ सकती है। तो स्टॉप लॉस इनको मैं दूंगा 571 के आसपास का। इसी स्टॉप लॉस को ये इसी मैग्नीट्यूड के साथ ट्रेल करते जाएं और अभी होल्ड करके रखें। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको होल्ड ऑन करना है, लेकिन थोड़ा कॉशियस होकर चलना होगा, क्योंकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फार्मा में जो अभी दिक्कतें हैं वो पूरी तरह से गई नहीं है, अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स बची हुई हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ रमेश है हिमाचल से। रमेश जी बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? नमस्कार मैडम, जी नमस्ते। बोल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश से। स्टॉक कौन सा है आपके पास? मेरे पास डी लिंक है। किस भाव पे लिया है? 102 रुपए पे है। मैंने ये इंट्राडे के लिए तो नहीं लिया आपने, ये आपकी खरीद के आसपास ही है? नहीं, मैंने एवरेज किया है मैंने। अच्छा, ये अभी मुझे 6 से 8 महीने के लिए बताइए। तो इससे ऊपर भी आपने खरीदा है? भाव बताएंगे अगर अलग अलग लेवल्स पे आपने लिया है तो? पहले 111 पे खरीदा, फिर थोड़ा नीचे आया तो 93 पे खरीदा। ठीक है। इनफैक्ट आशीष, ये जो स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई एवरेजिंग की, डी लिंक में कितना फिट बैठ रही है? अभी जो इनका एवरेज प्राइस है आज की क्लोजिंग के आसपास है, क्या कर सकते हैं डी लिंक में? देखिए, अगर ये 6 महीने से 1 साल तक का पर्सपेक्टिव रखते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि आप देखें स्टॉक में जो अभी करेक्शन आया है, ये चूंकि इस बार का जो रिजल्ट आया थोड़ा नेगेटिव हुआ, एक राइट ऑफ लिया है इन्होंने, चूंकि एक नई जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी आई है, तो जो पुराने ऑब्सोलीट मॉडल्स थे उसका राइट ऑफ लिया है।
उसकी वजह से आप देखें, इनको अगर ड्रिल डाउन करके देखें, उसकी वजह से इनको थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आया है क्वार्टरली रिजल्ट्स में। मगर जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहा है और जिस तरीके से टेलीकॉम वॉर अभी चल रहा है, तो मुझे लगता है कि डीलिंक जैसी कंपनी जो एक लीडिंग कंपनी है ऑन द हार्डवेयर साइड, मुझे लगता है पॉजिटिव आउटलुक इसका रहना चाहिए। नेवरदलेस इनको मैं एक स्टॉप लॉस जरूर देना चाहूंगा। ये चूंकि हर स्टॉक में चाहे वो जितने भी ड्यूरेशन के लिए हम स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करते हैं, क्योंकि सिनेरियो चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता। तो इनको स्टॉप लॉस में यहाँ पे 93 रुपीज का देना चाहूंगा और उनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के साथ अभी इसमें होल्ड कीजिए। आपने एवरेज भी किया है तो आपके लिए अभी रुकना ही ठीक होगा। 93 रुपीज पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए और अभी बने रहिए। फोन लाइन पर अब हमारे साथ हैं इस वक्त बात करने के लिए प्रवीण मुंबई से। गुड इवनिंग प्रवीण, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? शायद बहुत देर वेट करा इन्होंने, इसलिए शायद डिस्कनेक्ट हो गया। इनके पास गोवा कार्बन है जो कि 233 के लेवल्स पे लिया हुआ है। पिछले 1-2 सेशंस में देखें आशीष तो मोमेंटम दिखा था और शायद उसी दौरान इनको थोड़ा फायदा भी हो गया। 233 पर खरीदा था, 260 के आसपास क्लोज हुआ है। क्या करना चाहिए अब इस मुनाफे के साथ? देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में ये स्टॉक अगर हम बोलें तो ऑलमोस्ट डबल की तरफ पहुंच चुका है। 70-80% की तेजी आई है। अभी चार्ट्स पे तो कहीं ये नहीं लग रहा है कि स्टॉक में एक रिवर्सल आया है या वो जो तेजी आई थी वो फिर से रिट्रेस हो रही है। बट नेवरदलेस मैं इनको जरूर बोलूंगा कि एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके रखें 242-245 के जोन में ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, और उसके साथ इस पोजीशन को अभी तो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको होल्ड ऑन करना है। यहाँ पर आउटलुक पॉजिटिव है और चार्ट्स भी काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। फोन लाइन पर अपना सवाल पूछने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं मिस्टर नवीन नागपुर से। नवीन, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? मैंने लिया है 50 कॉनकोर के। कॉनकोर? हेलो जी हाँ, कॉनकोर के 1056 के भाव में, और गोडफ्रे फिलिप्स से मेरा 1285 रुपए के भाव में। ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स कितना समय दे सकते हैं इन दोनों को? 1 साल तक। 1 साल तक। स्विच ओवर करना है तो स्विच ओवर कर सकता हूँ, और ये गोडफ्रे फिलिप्स तो मैं 3 महीने से होल्ड किया हूँ। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। एक्सपर्ट से जान लेते हैं। यहाँ पर कंटेनर कॉर्प 1056 की इनकी खरीद है, यानी 1056। आज की क्लोजिंग देखें तो 1200 रुपए के आसपास हुई है। वहीं अगर दूसरा स्टॉक है गोडफ्रे फिलिप्स, यहाँ पर इनकी खरीद है 1289 यानी 1290 के आसपास खरीदा है इन्होंने। इनकी खरीद से नीचे, लेकिन आज देखिए इंट्राडे में इसने तेजी दिखाई है। बाजार गिर रहा था लेकिन यहाँ पर 0.4% के गेन्स रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे, और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही क्लोजिंग रही है। इसमें ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन जैसा इन्होंने बताया ये दोनों ही शेयर्स में 1 साल कम से कम दे सकते हैं। आशीष, आपका सजेशन क्या होगा? मैं दोनों में होल्ड करने की सलाह दूंगा। कॉनकोर में ये एक स्टॉप लॉस लगा के रखे हैं 1167 का, 1165 1167 के रेंज के एक स्टॉप लॉस लगा के रखें और उसको होल्ड करके रखें। गोडफ्रे फिलिप, आपने बिल्कुल सही बोला, आज के मार्केट में करीब 0.4% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। इसको भी होल्ड करके रखें। 1236 के आसपास के स्टॉप लॉस में लगा के इसको होल्ड करके रखें। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको होल्ड ऑन करना है, स्टॉप लॉसेस जरूर रखें। फोन लाइन पर अपना क्वेश्चन पूछने के लिए मनोज हैं भिलवाड़ा से। मनोज जी, गुड इवनिंग, बताइए कौन सा शेयर लिया है? गुड इवनिंग मैडम, मैंने आरकॉम लिए 2000 शेयर। कब खरीदा आपने? आज ही लिया है क्या? नहीं, 3 महीने हो गए मैडम। 3 महीने पहले लिया था। अच्छा, आपकी तो काफी ऊपर की खरीद है। 38 रुपीज पर आपने लिया है। खबर आप सुन रहे हैं जो भी आ रही है रिलायंस कम्युनिकेशन के संदर्भ में, जिस तरह से अभी न्यूज बनी हुई है? उस टाइम लग रहा था मैडम टेलीकॉम सेक्टर में कुछ मूवमेंट आ सकता है, उस हिसाब से लिया था, बट अभी मूवमेंट तो आया था लेकिन नीचे की तरफ आया था। अभी क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं आप? होल्ड रख सकता हूँ, पर बताइए, सजेशन चाहिए था। ठीक है, ठीक है। रिलायंस कम्युनिकेशन आशीष कई वजहों से न्यूज में है। एक तो ओवरऑल ही टेलीकॉम स्पेस में जिस तरह की दिक्कतें हैं, शायद इनको लगा था कि यहाँ पर तेजी आएगी और इनका भाव बढ़ जाएगा, लेकिन 40 रुपए के आसपास का खरीदा हुआ शेयर 20 रुपए पर आ गया है। पहले भी बहुत नुकसान करा चुका है रिलायंस कम्युनिकेशन निवेशकों का, लेकिन फिलहाल जिस तरह की खबरें हैं, कुछ आज खबर भी आई थी कि जो टावर बिजनेस है उसकी बिक्री को मंजूरी मिल गई है पी इन्वेस्टर्स की, तो ऐसे में करीब 11,000 करोड़ रुपए वहां से मिलेंगे, तो कर्ज उस हद तक कम हो जाएगा, यानी 1/4 तो कह सकते हैं कर्ज में कमी आएगी। इसकी वजह से आज 2.5-3% का मूव दिख गया है, लेकिन फिलहाल दिक्कतें तो हैं टेलीकॉम स्पेस में। आप क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? नहीं, डेफिनेटली दिक्कतें टेलीकॉम में हैं और आरकॉम में तो डबल वैमी इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि टेलीकॉम बाकी सारी कंपनी जो है वो लीड कर रही हैं ड्यू टू द प्राइस वॉर, और डेट इतना बड़ा है।
बट मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में इनको थोड़ा सा समय होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप जो है बहुत सीरियसली वर्कआउट कर रहा है टुवर्ड्स अ पॉसिबल सॉल्यूशन कि अपना डेट कैसे रिड्यूस करें और एनपी कैटेगरी में और ज्यादा डिग्रेड ना हो जाए, क्योंकि अभी इनकी रेटिंग को भी थोड़ा सा नुकसान हुआ था। तो मुझे लग रहा है ग्रुप बहुत सीरियस है टुवर्ड्स वर्किंग ऑन अ वे आउट की आरकॉम को कैसे निकाल के लाए। बीच में ये भी न्यूज आ रही थी कि शायद जियो आरकॉम को परचेज करने वाला है। अगर वो कहीं ना कहीं न्यूज आती तो शायद इसमें थोड़ी तेजी और बने। अभी होल्ड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सेल करने से तो लॉस इनको बहुत ज्यादा होगा। अगर इनको 27-28 रुपए तक का भी लेवल मिलता है तो वहां पे एग्जिट हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है वहां पे फिर एक रेजिस्टेंस आएगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में और थोड़ी सेलिंग आएगी। तो मैं इनको भी होल्ड करने की सलाह दूंगा और सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यूज करें। तो क्योंकि आपका भाव बहुत ऊपर का है, ऑलमोस्ट डबल है, तो इसलिए आपको एकदम तो एग्जिट करने की सलाह नहीं देंगे, लेकिन कोई भी तेजी दिखती है आपके भाव के पास आता है, कोशिश करिए इसमें से एग्जिट कर लीजिए। दिक्कतें अभी काफी बनी हुई हैं, लेकिन आपको दिक्कत ना हो और आपको इंट्राडे में फायदा हो, इसलिए हम 10 कॉल्स लेकर आते हैं आपके लिए रोज टॉप 10 में। आज के टॉप 10 लिस्ट में सबसे पहला नाम है कॉक्स एंड किंग्स का। अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर यह शेयर आज पहुंचा है। अंतिम चरण में खासतौर पर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखने को मिली, यानी गिरते बाजार में भी 5.5% के गेन्स इसने दिए हैं। यहां पर आप बाय कर सकते हैं 292 के लक्ष्य के लिए, 282 का स्टॉप लॉस लगाइए। वहीं मन्नापुरम एक और स्टॉक है जहां पर आप बाय करके चल सकते हैं। पिछले 2 सेशंस में अच्छी तेजी यहां पर दिखी है। 101 का लक्ष्य आप रखिए कल के लिए, 96 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए। आज भी 3.5% के गेन्स दिखाए हैं स्टॉक ने। सीमेंस होगा एक और स्टॉक जिसे टेक्निकली हमने पिक किया है। आवरली और डेली चार्ट्स पर रिवर्सल देखने को मिल रहा है और जून सीरीज में शॉर्ट कवरिंग से यहां पर तेजी बनी है। बाय करके चलिए 1372 के लक्ष्य के लिए, 1347 का स्टॉप लॉस लगाइए। रेन इंडस्ट्रीज होगा अगला शेयर जहां पर आप बाय कर सकते हैं। सीमेंट शेयरों में खरीदारी का रुख देखने को मिल रहा है। स्टॉक आज 5% ऊपर था, 107 के लक्ष्य रखिए, कल 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 5वां शेयर आज की लिस्ट में होगा माइंडट्री का। इनफैक्ट नैस्कॉम ने जिस तरह की गाइडेंस जारी की उससे मिड कैप आईटी में थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ा है। 28 जून को बोर्ड बैठक भी है और यहां पर बायबैक को लेकर कोई अनाउंसमेंट आ सकती है, तो माइंडट्री पर नजर रखिए। 532 के लक्ष्य के लिए 518 का स्टॉप लॉस लगाइए। आप क्या सजेस्ट करेंगे आशीष, इन 5 स्टॉक्स में से कोई पर्टिकुलर स्टॉक आपको अच्छा लगा? मणिपुरम काफी अच्छा लग रहा है, जिस तरीके का ब्रेकआउट इसने आज किया। आप इसके वॉल्यूम भी देखें तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 6 मंथ हाई वॉल्यूम के साथ इस पर्टिकुलर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। अब 100 रुपए एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो मेरे ख्याल से अगर 100 रुपए ब्रीच करता है तो 112-115 ऑन अ पोजिशनल बेसिस भी हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को जाते हुए देख सकते हैं। तो मणिपुरम काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, मन्नापुरम फाइनेंस एक्सपर्ट की तरफ से भी इसको थम्स अप मिला है। बाकी के 5 स्टॉक्स जान लेते हैं। जेके सीमेंट आप पिक कर सकते हैं इंट्राडे में। कंपनी की बोर्ड बैठक है कल और फंड रेज करने को लेकर फैसला आ सकता है। 1009 का लक्ष्य यहाँ पर रखिए, 970 का स्टॉप लॉस लगाइए। आज थोड़ा प्रेशर इसमें दिखा, लेकिन कल तेजी बन सकती है बोर्ड बैठक के चलते। इसके अलावा आईएफपी एग्रो, आज आईएफपी ग्रुप शेयरों में अच्छी तेजी थी और गिरावट के बावजूद, बाजार में गिरावट थी लेकिन यहाँ मोमेंटम दिखा। आईएफपी एग्रो 18% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। 482 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बाय कर सकते हैं, 464 का स्टॉप लॉस लगाइए। इसके अलावा एक और शेयर जो आपके लिस्ट में होना चाहिए वो है पीवीआर। खासतौर पर ट्रिगर है कि सलमान खान की काफी मच अवेटेड फिल्म ट्यूबलाइट रिलीज होने जा रही है और ऐसे में जितने भी मल्टीप्लेक्स शेयर्स हैं वो फोकस में रहेंगे। तो कल पीवीआर पर नजर बनाइए। 1600 रुपए के लिए आप बाय कर सकते हैं, 1546 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। मेटलिस फोर्जिंग एक और स्टॉक है, यहाँ पर ग्रुप कंपनियों में तेजी थी जिसके चलते यहाँ पर भी बढ़त बनी और पिछले 2-3 सेशंस में हम देख रहे हैं एमटेक ग्रुप काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंट्राडे के लिए पिक करिए, 45.5 के लक्ष्य के लिए 43 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए। आखिरी शेयर टॉप 10 की लिस्ट में होगा जेट एयरवेज का। यूरोप के लिए कोड शेयरिंग करार किया है कंपनी ने और एयर फ्रांस के साथ कोड शेयरिंग बढ़ा दी है। पॉजिटिव ट्रिगर है, बाय करके चलिए। 584 के लक्ष्य के लिए 562 का स्टॉप लॉस लगाइए। काफी हद तक न्यूज फ्लो के आधार पर ये स्टॉक्स चुने गए हैं। आशीष, कोई पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा लगा आपको? पीवीआर अच्छा लग रहा है, स्पेशली 50 डे मूविंग एवरेज को जब इसने क्रॉस किया तो ये ऑलमोस्ट 1600 की तरफ बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि पीवीआर में डेफिनेटली एक तेजी बनाई जा सकती है। न्यूज भी जो है इसमें वो भी आपने शेयर की, तो मुझे लगता है ये स्टॉक एक काफी अच्छा विनर हो सकता है।
ठीक है, यहाँ पर पीवीआर पर नजर रहेगी और साथ ही ट्यूबलाइट का तो हम सभी इंतजार कर रहे हैं। कुछ और दर्शक हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। एक हमें मैसेज के जरिए दीपक पूछना चाह रहे हैं टीसीएस को लेकर, इनके पास 5 शेयर्स हैं, 2560 पे लिए हुए हैं। अब जहां तक बात करें आईटी की, तो आज पूरे दिन फोकस में था, लेकिन जो अनाउंसमेंट आई उसका बहुत ज्यादा असर कह सकते हैं नहीं दिखा। टीसीएस पहले से भी दबाव था और क्लोजिंग भी इसकी 0.1% नीचे रही है। इनकी खरीद 2500 से भी ऊपर की है, 2560 पे खरीदा हुआ है, 2351 आज की क्लोजिंग रही है। खबर भी बता देते हैं कि आईटी इंडस्ट्री बॉडी नैस्कॉम ने जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसके लिए ग्रोथ गाइडेंस में कमी की है। नैस्कॉम के मुताबिक जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसमें सेक्टर 7 से 8% के बीच में ग्रो करेगा, जबकि पिछले वित्त वर्ष में जो ग्रोथ थी 8.6% रही है, यानी 8.6% से देखा जाए तो ये घटा के 8% पे आ गया है और लोअर साइड पे तो 7% है। हालांकि घरेलू आय की बात करें तो वहां पर गाइडेंस 10 से 11% की दी गई है। इनफैक्ट आशीष, ये जो अनुमान है नैस्कॉम का, आप क्या मानते हैं, इससे मिड कैप आईटी पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिखेगा? ज्यादा इंपैक्ट किस तरफ दिखेगा? अगर आईटी में भी कोई पोजीशंस बनाना चाहता है तो कोई पर्टिकुलर स्टॉक आप पिक करेंगे आईटी में? आईटी देखिए बहुत समय से वीक दिख रहा है और ये गाइडेंस ने कहीं ना कहीं ये भी बता दिया है कि अब इस पे एक सील भी लग चुकी है कि वीक रहने वाला है। तो मेरे ख्याल से आईटी एक अवॉइड की कैटेगरी में, क्लियर कट अवॉइड की कैटेगरी में है। और जिस तरीके का हमने आईटी स्टॉक्स में पैटर्न देखा है कि जब भी इनमें एक तेजी आती है तो एक फियर्स सेल ऑफ आता है, क्योंकि बहुत सारे फंड्स लेके बैठे हुए इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को काफी सालों से, तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में भी हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जिट प्रेशर हमेशा जब भी ये स्टॉक बढ़ेंगे इनमें आगे आने के समय पे रहेगा। तो मेरी सलाह रहेगी इससे दूर रहें, इस पर्टिकुलर सेक्टर से। तो टीसीएस में कोई भी तेजी आती है निकल जाइए, अभी दिक्कतें यहाँ पर भी बनी हुई हैं। शुक्रिया आशीष आपका, समय दिया आपने। कोई डिस्क्लोजर जाते जाते? जिन स्टॉक्स पे हमने डिस्कस किया, सेम स्टॉक्स पे सेम लाइंस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी सलाह दी हुई हो सकती है। थैंक्स अ लॉट आशीष। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, फिर लौटेंगे कल दिन भर का हाल आपको बताएंगे और साथ ही टॉप 10 स्टॉक्स। नमस्कार।